नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की विगत 9 वर्षों से स्थानीय स्तर पर शिवसेना के साथ खुन्नस राजनीतिक दुश्मनी व सीधा संघर्ष जारी है। इसके तहत पहले राणा दंपति की लड़ाई केवल शिवसेना नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल तक सीमित थी, लेकिन विगत 22 जून को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब राणा दंपति द्वारा सीधे शिवसेना के पार्टी प्रमुख व राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने निशाने पर लिया गया है और दोनों पति पत्नी सीएम उद्धव ठाकरे से टक्कर लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश दिए जाते ही सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के फैसले के पीछे जो सो कॉल्ड खिचड़ी पकी उसमें सीएम उद्धव ठाकरे तथा राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब का भी हाथ था। इसके साथ ही विधायक रवि राणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुले तौर पर कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़े पैमाने पर विदेशों में अपना काला पैसा जमा कर रखा है और कई देशों में घर व होटल जैसी संपत्तियां भी खरीद रखी हैं। ये पहली बार है कि राज्य में किसी विधायक ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति पर विदेशों में काला धन जमा कराने को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं अब सांसद नवनीत राणा ने अपने हमले को और अधिक तेज करते हुए कहा कि विदर्भ के एकमात्र पर्यटन स्थल चिखलदरा में राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार द्वारा देश के एकमात्र व सबसे पहले तथा एशिया के तीसरे रोपवे स्काई वॉक का काम शुरू किया गया है, जिसका काम 70 से 80% पूर्ण हो चुका है और शेष काम वन एवं पर्यटन मंत्रालय में अटका हुआ है। इस समय वन मंत्रालय सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा तथा पर्यटन मंत्रालय उनके पुत्र आदित्य ठाकरे द्वारा संभाला जा रहा है और ये दोनों पिता पुत्र जानबूझकर इस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आदित्य ठाकरे जी के पास टूरिज्म डिपार्टमेंट है और जिस तरीके से विदर्भ में समृद्धि महामार्ग का जो काम देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में पीरियड में उन्होंने शुरू किया, उसे भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया गया और नागपुर में सबसे बड़ा गार्डन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, वो भी आदरणीय फडणवीस साहब के टाइम पे वो शुरू किया गया, कंप्लीट किया गया और उसे भी आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया। उसी तरीके से स्काई वॉक को, जो चिखलदरा में स्काई वॉक का काम पिछले 2 वर्षों से रुका हुआ है, उसे भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम दीजिए, पर उस काम को आप पूरा कीजिए, इतनी विनंती मैं आपसे करती हूँ। और वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए और वहां पे रोजगार हमारे तालुके में और जिले में बढ़ाइए, इतनी विनंती करती हूँ। सांसद नवनीत राणा ने यह तंज भी कसा कि जिस तरह फडणवीस सरकार द्वारा शुरू किए गए समृद्धि महामार्ग के महत्वाकांक्षी प्रकल्प को शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया है, उसी तरह फडणवीस सरकार की ओर से शुरू किए गए स्काई वॉक को भी ठाकरे सरकार द्वारा चाहे तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाए, लेकिन जल्द से जल्द इस स्काई वॉक का काम पूर्ण किया जाए। करीब 12 वर्ष के अंतराल पश्चात विगत 19 जून को कांग्रेस में वापस लौटे पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को पार्टी द्वारा आगामी सप्ताह कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों से पता चली है। डॉक्टर सुनील देशमुख के पार्टी में प्रवेश करते ही उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि पार्टी की ओर से डॉक्टर सुनील देशमुख को प्रदेश कार्याध्यक्ष अथवा किसी अन्य प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक 12 वर्ष पार्टी से दूर रहे और इस दौरान करीब 7 वर्ष तक भाजपा में रहे डॉक्टर सुनील देशमुख को एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देना है यह आगामी सप्ताह में तय किया जाएगा। इस समय अमरावती महानगर क्षेत्र में कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास सिंगोले के गुट के साथ ही कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के का गुट कार्यरत है। ऐसे में डॉक्टर सुनील देशमुख एवं उनके गुट को इन दोनों गुटों के साथ आपसी तालमेल रखते हुए आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। हालांकि ये दोनों ही गुट डॉक्टर सुनील देशमुख के कांग्रेस प्रवेश के अवसर पर देशमुख गुट की ओर से मनाए गए जश्न से काफी दूर रहे और बबलू शेखावत व विलास सिंगोले ने डॉक्टर सुनील देशमुख के मुंबई से वापसी होने के बाद उनके घर पर जाकर उनका सत्कार करने की औपचारिकता भर पूरी की थी। हालांकि डॉक्टर देशमुख गुट की ओर से डॉक्टर सुनील देशमुख के पक्ष में पहले की तरह माहौल बनाने का जमकर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अन्य दोनों गुट में किसी भी तरह का कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी ओर जानकारी मिली है कि डॉक्टर सुनील देशमुख को कांग्रेस पार्टी में वापस शामिल किए जाने को लेकर स्थानीय कांग्रेसी विधायक सुलभा खोड़के काफी हद तक नाराज हैं और जल्द ही वे वरिष्ठ स्तर पर इस बारे में खुलकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त करने वाली है।
है। वहीं सबसे बड़ा पेंच इस समय महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्वाचित देशमुख समर्थक पार्षदों के सामने है कि वे पार्टी में बने रहें अथवा खुले तौर पर सुनील देशमुख के प्रति अपना समर्थन घोषित करें। हालांकि डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने समर्थक पार्षदों को जो जहां है वहीं रहे का संदेश दिया है। ऐसे में यदि देशमुख समर्थक पार्षद खुलकर अपने समर्थन का इजहार करते हैं तो उन्हें भाजपा से निकाल दिया जाएगा और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वहीं यदि वे भाजपा में ही बने रहते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो ऐन चुनाव के समय उन्हें कांग्रेस में प्रवेश दिया जाएगा अथवा नहीं, तथा उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिलेगी अथवा नहीं, इसे लेकर भी काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन करने वाली पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित की जाने वाली न्यूमोकोकल नामक वैक्सीन के 12,600 डोज केंद्र सरकार के जरिए आज अकोला स्थित स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अमरावती जिले के लिए 3,200 डोज की खेप प्रदान की गई है। इसमें से अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए 700 तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2,500 डोज आवंटित किए गए हैं। वहीं अकोला जिले के लिए 2,100, बुल्ढाना के लिए 3,100, यवतमाल के लिए 3,000 तथा वाशिम जिले के लिए 1,200 डोज प्रदान किए गए हैं। 1.5 माह से लेकर 9 माह तक की उम्र के बच्चों को निमोनिया, सेप्टिसीमिया व मेनिंजाइटिस जैसे जानलेवा संक्रमणों से बचाने हेतु लगाई जाने वाली न्यूमोकोकल वैक्सीन पहले सिर्फ निजी अस्पतालों में लगाई जाती थी, जिसके लिए करीब 4,000 रुपए तक का खर्च आता था। लेकिन अब इस वैक्सीन को सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। ऐसे में अब सरकारी अस्पतालों में न्यूमोकोकल की वैक्सीन गरीब परिवारों के बच्चों को भी निःशुल्क लगाई जाएगी। इसके लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार से केंद्र सरकार को न्यूमोकोकल वैक्सीन की आपूर्ति शुरू की है। नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन के कुल 3 डोज दिए जाते हैं, जिसमें से पहला डोज 1.5 माह की आयु में, दूसरा डोज 3.5 माह की आयु में तथा तीसरा डोज 9 माह की आयु में लगाया जाता है। गुरुवार को इस वैक्सीन की खेप उपलब्ध हो जाने के बाद अब इसे सभी सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा, जहां पर 1.5 माह की आयु वाले नवजात शिशुओं को इस वैक्सीन का पहला डोज लगाए जाने की शुरुआत की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण अभियान में शामिल किए जाने के चलते देश में सालाना 50,000 मौतों को रोकने में सहायता मिलेगी। आगामी फरवरी और मार्च माह में होने वाले अमरावती मनपा के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के उद्देश्य से शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अभी से अपनी तैयारी शुरू की है। इसके तहत बढ़ते अपराधों को रोकने के साथ ही नियमित उपायों के साथ साथ उन्होंने नए सिरे से अपराध जगत में उतरे 139 नए अपराधियों की सूची तैयार कर उन पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव के दौरान हंगामा करने वालों की सूची को भी अपडेट करने की प्रक्रिया पुलिस थाना स्तर पर शुरू की गई है और समय समय पर नाकाबंदी, ऑल आउट व कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे। वहीं गिरफ्तारी वारंट के लिए भी विशेष मुहिम अमल में लाई जाएगी। 2 दिन पूर्व एक नवयुवती की जान नायलॉन यानी चाइना मांझे की चपेट में आने से चली गई। वहीं इससे पहले 1.25 वर्ष पूर्व धामनगांव रेलवे के वसाट गांव निवासी 7 वर्षीय बच्चे की भी जान इसी चाइना मांझे की वजह से गई थी। इस बच्चे की मौत के मामले में भी अपराध दर्ज किया गया था, लेकिन कालांतर में इस घटना को भुला दिया गया। इसी तरह दिव्या गवई नामक युवती की मौत को भी आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर भुला दिया जाएगा। ऐसे में इस तरह के मामलों को लेकर अपराध दर्ज करने और 2-4 छापे मारने की कार्रवाई को महज कागजी लीपापोती कहा जा सकता है। इन सबके बीच मुख्य सवाल यह है कि चाइना मांझे के उत्पादन, संग्रहण व बिक्री पर आखिर सच में कब प्रतिबंध लगेगा और कब पतंगों की बजाय जिंदा इंसानों तथा पशु पक्षियों के गाल और गले कटने बंद होंगे। ऐसे जानलेवा हादसों को टालने के लिए सामाजिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। चाइना मांझे की चपेट में आकर आज तक कई पशु पक्षियों की जानें गई हैं। साथ ही कई लोग भी इस मांझे की चपेट में आकर मृत अथवा घायल हुए हैं। ऐसे में इस मांझे का प्रयोग ही नहीं किया जाए, यह कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि मांझे को यह पता नहीं होता कि वह किसका गला काट रहा है। हो सकता है कि पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के किसी परिजन की भी इस मांझे की चपेट में आकर मौत हो। चाइना मांझे की वजह से जहां एक और पशु पक्षियों की जान के लिए काफी खतरा पैदा हो गया है, वहीं इसकी वजह से पशु पक्षियों सहित इंसानों की भी जानें जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद चाइना मांझे की बिक्री और प्रयोग में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में चाइना मांझे को अब एक सामाजिक समस्या कहा जाता है। अतः इस विषय को लेकर नागरिकों से उनके विचार जानने एवं इस विषय को लेकर जन जागृति करने हेतु हेल्प फाउंडेशन की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी गई है और यह अभियान जल्द ही इरविन चौक में शुरू किया जाएगा। ऐसी जानकारी हेल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष रत्नदीप वानखड़े द्वारा दी गई है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर कोविड संक्रमण का प्रभाव रहेगा अथवा नहीं, तथा इस बार गणेश मूर्तियों की ऊंचाई कितनी रहेगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी कारण सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने के लिए सरकारी आदेशों का फिलहाल शहर के सभी मूर्तिकारों एवं गणेश मंडलों के कार्यकर्ताओं द्वारा इंतजार किया जा रहा है। पिछले वर्ष सरकार ने 4 फीट से ज्यादा ऊंची गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं करने के आदेश सभी गणेशोत्सव मंडलों को दिए थे, लेकिन इस बार अभी तक किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल मूर्तिकार घर घर में स्थापित होने वाले छोटी गणेश प्रतिमाएं बनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं कुछ मूर्तिकारों ने हर वर्ष उनके पास गणेश मूर्तियां बनाने वाले सार्वजनिक मंडलों से संपर्क कर उनकी सलाह पर 4 फीट की मूर्तियां ही बनानी शुरू की हैं।
विगत कुछ दिनों से बारिश गायब हो जाने से किसान चिंतित हैं। जिले में अधिकांश तहसील क्षेत्रों में बेहद कम क्षेत्रों में बुआई हुई है और असिंचित खेतों में फसलें भी सूखने लगी है। इस बीच विदर्भ में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के मुताबिक आगामी 3-4 दिनों में अमरावती जिले एवं संभाग सहित पूर्वी विदर्भ में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। जिले के किसानों की अपनी बैंक के रूप में परिचित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में नए संचालक मंडल का चुनाव करने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते हुए अंतिम मतदाता सूची घोषित करने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है। यह प्रक्रिया गुरुवार 24 जून से शुरू की गई है। साथ ही अलग अलग चरणों से होकर गुजरने के बाद आगामी 13 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस आशय की जानकारी विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था तथा जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र दावेराव द्वारा दी गई है। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन देने हेतु पीडीएमसी अस्पताल में भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाने के साथ साथ अब 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले नागरिकों को भी वैक्सीन लगाने हेतु अपॉइंटमेंट दी जा रही है। गत रोज मनपा की ओर से दी गई जानकारी में गुरुवार 24 जून को दोनों आयु वर्ग के लोगों हेतु पीडीएमसी स्थित केंद्र पर कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध रहने की बात कही गई थी, लेकिन गुरुवार की सुबह जब इस केंद्र पर वैक्सीन लगवाने हेतु पहुंचे तो बताया गया कि पीडीएमसी के वार्ड नंबर क्रमांक 9 में केवल 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था है तथा 18 से 44 वर्ष आयु गुट के लाभार्थियों हेतु मातोश्री विमलाबाई देशमुख हॉल में व्यवस्था की गई है। इस जानकारी के बाद जब 18 से 44 वर्ष आयु गुट के नागरिक तुरंत मातोश्री देशमुख हॉल में पहुंचे तो वहां पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था और 10 बजने के बावजूद यहां पर टीकाकरण हेतु कोई हलचल दिखाई नहीं दी। इस समय पूछताछ करने पर पता चला कि आज इस हॉल में कोई टीकाकरण नहीं होने वाला है। ऐसे में सुबह से नंबर लगाकर खड़े लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हस्तक्षेप हेतु पुलिस को बुलाना पड़ा। जिसके बाद कई लोग दोबारा पीडीएमसी अस्पताल परिसर पहुंचे और वहां पर उपस्थित टीकाकरण कर्मचारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। कई नागरिकों का यह भी आरोप है कि मातोश्री विमलाबाई देशमुख हॉल के केंद्र पर एक व्यक्ति वैक्सीन का बॉक्स लेकर पहुंचा था, लेकिन उसे अचानक कहीं से फोन आया और वह आने के तुरंत बाद वैक्सीन का बॉक्स लेकर कहीं और के लिए रवाना हो गया। नागरिकों ने यह सवाल भी उठाया कि यदि मनपा के पास इस सेंटर के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी तो गत रोज जारी शेड्यूल में इस सेंटर का नाम क्यों डाला गया। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर पीडीएमसी के डीन डॉक्टर अनिल देशमुख ने कहा कि इस पूरे मामले का पीडीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। पीडीएमसी ने मनपा को केवल अपनी जगह और कर्मचारी टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराए हैं और वैक्सीन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की है। वहीं इस बारे में मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काड़े ने कहा कि पीडीएमसी अस्पताल में दोनों आयु गुट के लिए 2 अलग अलग टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन इस समय इस अस्पताल में निरीक्षण संबंधी कुछ काम चल रहे हैं। ऐसे में 18 से 44 वर्ष आयु गुट के सेंटर को यहां से स्थलांतरित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातोश्री के सेंटर को अपने शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वहां पर टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन पीडीएमसी में ही स्थित दूसरे सेंटर पर नियमित रूप से टीकाकरण जारी था, जिसके बारे में जानकारी नहीं रहने के चलते लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसका उद्घाटन राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल, महापौर चेतन गावंडे, भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, पूर्व शहराध्यक्ष जयंत देहनकर, मनपा पक्ष नेता तुषार भारती, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र खांडेकर, पूर्व उप महापौर व पार्षद संध्या टिकले तथा पूर्व पार्षद अजय सामदेकर आदि ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा विचार मंथन किया गया, जिसमें पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। अमरावती शहरातून जवळपास 12 कार्यकारिणी सदस्य, जिल्हाध्यक्ष, सरचिटणीस, आमदार, खासदार, महापौर हे अपेक्षित आहेत आणि 7 मंडळ अध्यक्ष असे 19 लोक अपेक्षित आहेत। आज या बैठकीला आम्ही स्क्रीन आणि प्रोजेक्टर लावून ही बैठक सगळेजण एकाच ठिकाणी कार्यालयामध्ये जॉईन केला आहे। कामगार कल्याण मंडल कार्यालय के लचर नियोजन की वजह से अमरावती जिले के हजारों गरीब कामगारों व मजदूरों को काफी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ दिनों से पूरा दिन कतार में खड़े रहने के बावजूद पंजीयन व नूतनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के चलते जिले के सैकड़ों मजदूर, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, अब अपने बाल बच्चों के साथ पूरी रात कामगार कल्याण कार्यालय के सामने ठिया लगाकर बैठे हैं ताकि अगले दिन उनका नंबर लग जाए। इन मजदूरों की भीड़ में कई लोग बिना मास्क लगाए इधर से उधर घूमते हैं। साथ ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन होता है, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और गत रोज आदेश जारी किया कि अब मनपा क्षेत्र में मजदूरों का वार्ड स्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का तहसील स्तर पर पंजीयन किया जाएगा। ऐसे में अब इस कार्यालय में मजदूरों के पंजीयन, नूतनीकरण व स्मार्ट कार्ड वितरण का काम अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।
कामगार कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा अपने यहाँ उपस्थित होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु कोई उपाय योजना नहीं की गई। ऐसे में यहाँ पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व निर्देशों का उल्लंघन हुआ। इस बात के चलते जिला प्रशासन द्वारा कामगार आयुक्त कार्यालय पर 50,000 रुपए का दंड लगाया गया है। यह कार्रवाई जिलाधीश के निर्देश पर मनपा प्रशासन द्वारा की गई। कोविड संक्रमण काल के दौरान किसी सरकारी महकमे पर इतनी बड़ी राशि का जुर्माना लगाए जाने का यह अपने आप में पहला मामला है। मनपा की आय वृद्धि को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले सत्ताधारी एवं विपक्षी दल अब नवाते मल्टीप्लेक्स के मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एक कद्दावर नेता की पार्टी बदलते ही मनपा में उनके सहयोगी रहे पार्षद भी अब सत्ता के गलियारे में विरोधी सुर अपना रहे हैं, जिसका सीधा उदाहरण नवाते मल्टीप्लेक्स को लेकर देखने को मिल रहा है और अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। साथ ही अब मनपा में सत्ता परिवर्तन का इंतजार किया जा रहा है। 6 महीने बाद मनपा के चुनाव है, ऐसे में यह मामला और लंबा खींचेगा। कुछ वर्ष पूर्व सन 2006 में महानगर पालिका के नवाते स्थित खुले भूखंड पर मल्टीप्लेक्स बनाने के मुद्दे को आम सभा द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते यह मामला मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के सामने पहुंचा था। तब से यह मामला अधर में ही लटका हुआ है। गत रोज ही मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले ने एक पत्र जारी कर कहा था कि उन्होंने विगत 18 जून को हुई आम सभा में इस मुद्दे को उठाते हुए यह मांग रखी है कि जब तक इस मामले को लेकर आम सभा में चर्चा नहीं होती तब तक इसे स्थायी समिति द्वारा मंजूरी न दी जाए, अन्यथा कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। वहीं इस पर पलटवार करते हुए महापौर चेतन गावंडे ने कहा कि आम सभा की कार्रवाई व प्रोसीडिंग का अनादर करते हुए विपक्ष द्वारा जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है और शेखावत व इंगोले की जोड़ी मनगढ़ंत एवं फिजूल के आरोप लगा रही है। स्थानीय फ्रेंड्स कॉलोनी परिसर में रहने वाली महिलाओं द्वारा परिसर में स्थित इच्छामणि गणेश मंदिर में बरगद का पौधा लगाते हुए वट पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन भी किया गया। इसके अलावा शहर में जगह जगह पर वट पूर्णिमा के अवसर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा वट वृक्षों का पूजन करते हुए अपने सुहाग के अखंड रहने की मंगल कामना की गई और वट वृक्ष का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया गया। मनपा के स्वीकृत पार्षद तथा भाजपा के शहर उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के नाम जारी ज्ञापन में कहा गया कि स्थानीय इरविन चौक से ज्ञानमाता हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल व जिलाधीश कार्यालय होते हुए पुराना बियाणी चौक तक जाने वाले मार्ग पर कई प्रमुख प्रशासनिक व सरकारी कार्यालय हैं। साथ ही इसी परिसर में कई नामांकित शालाएं हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग पर पूरा दिन वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। लेकिन इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर कभी भी किसी भी हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सड़क का जल्द से जल्द डामरीकरण या कॉन्क्रीटीकरण किया जाए। युवा स्वाभिमान हेल्पलाइन की ओर से अन्न व औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त को निवेदन सौंपकर मांग की गई कि शहर में छोटे बच्चों के खाने लायक पदार्थ कुरकुरे, चॉकलेट व बल्ले बल्ले मिलते हैं, लेकिन ये पदार्थ काफी घटिया किस्म के होते हैं, जिससे बच्चों की सेहत पर असर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस तरह के खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को तुरंत बंद करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। आरक्षण हक कृति समिति के डॉक्टर नितिन कोहली द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि सरकार ने 33% पिछड़ा वर्गीय अधिकारी कर्मचारी के आरक्षित कोटे की सभी रिक्त सीटों को सेवा वरीयता के अनुसार भरने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न विभागों ने निर्णय पर अमल करते हुए कार्रवाई करना शुरू किया गया है। ऐसे में पिछड़ा वर्गीय अधिकारी व कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए आरक्षण हक कृति समिति की ओर से राज्य के सभी जिलाधीश कार्यालयों पर आगामी 26 जून को मोर्चा निकाला जाएगा। इसके तहत अमरावती में सुबह 11:30 बजे इरविन चौक से मोर्चा निकालते हुए जिलाधीश कार्यालय पर ले जाया जाएगा। चिखलदरा के पास स्थित मोथा गांव में बन रहे 3 एकड़ के परिसर में गणपति संग्रहालय की निर्मित अकोला के प्रदीप नंद द्वारा की जा रही है, जिसमें करीब 2200 अलग अलग मुद्राओं वाले गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी, जो चिखलदरा आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसे जल्द ही शुरू करने की बात इस निर्माण की व्यवस्था देखने वाले इस्माइल भाई द्वारा किए गए और आज इस परिसर में करीब 100 वृक्ष लगाए गए, जिसका उद्घाटन पार्षद विजय सोमवंशी के हाथों वट वृक्ष लगाकर की गई। जिले में गुरुवार को 47 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं एक कोविड संक्रमित मरीज की मौत हुई, जो अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता था। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,773 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,547 पर पहुंच गई है। गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 90 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 93,627 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 599 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 148 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 451 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 247 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 81 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 271 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 4,601 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.02% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 97.76% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है।
वहीं संभाग में गुरुवार को कुल 132 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 31, यवतमाल के 12, बुल्ढाना के 35 व वाशिम के 7 मरीजों का समावेश रहा। गुरुवार को संभाग में 269 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अकोला के 96, यवतमाल के 16, बुल्ढाना के 43 व वाशिम के 24 मरीज शामिल हैं। संभाग में अब तक कुल 3,54,336 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,47,788 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले के कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,338 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से इस समय केवल 202 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 2,136 बेड रिक्त पड़े हैं। कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत महाजनपुरा में शिवाजी गेट के पास रहने वाले अमोल पारवे की 1 जनवरी 2014 को निर्ममता के साथ हत्या की गई थी। अमोल हत्याकांड में उसी के पड़ोसी कायवाटे परिवार के 4 सदस्यों के साथ ही एक महिला पर हत्या का आरोप किया गया था। अमोल का भाई गजानन पारवे इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। यह हत्याकांड फिलहाल स्थानीय न्यायालय में सुनवाई के लिए रखा गया है। इस कारण चश्मदीद गवाह गजानन पारवे को जमानत पर छूटे सभी आरोपी फिलहाल धमका रहे हैं और कल रात 7 बजे उन्होंने गजानन पारवे व उसके मित्र शिवा सरदार पर चाकू और पाइप से कातिलाना हमला किया। 2 दिन पूर्व नागपुर में रहने वाले आलोक माथुरकर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी, बेटा, सास व साली की हत्या करने के साथ ही खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इसके बारे में पता चला है कि रिश्ते में साली लगने वाली अमीषा बोबड़े अपने नियंत्रण से बाहर जाने पर उसे हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय आलोक माथुरकर ने लिया था और उसकी हत्या करने की योजना बनाने के लिए उसने यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल नामक सीरियल देखा था। इस तरह की जानकारी तकनीकी जाँच के दौरान सामने आई है। इसके बाद ही अमोल माथुरकर ने चाकू से गले पर वार कर अमीषा की हत्या की थी। खबर मिली है कि हत्याकांड से करीब 6 माह पहले आलोक अपने पूरे परिवार के साथ अमरावती में ही रहता था और यहाँ पर अमीषा के साथ आए दिन विवाद करता था। यह बात उसकी पत्नी विजया ने अपनी कुछ सहेलियों को भी बताई थी। इस हत्याकांड से 3 दिन पहले भी आलोक व अमीषा अमरावती आए थे। ऐसी जानकारी भी पुलिस जांच में सामने आई है। यवतमाल शहर के SBI चौक पर बेधुंद गोलीबारी करते हुए 29 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या करने की घटना कल रात घटित हुई। पुराने विवाद के चलते 4 से 5 युवकों ने इस युवक पर गोलीबारी की, जिसमें अक्षय राठौड़ गैंग का सदस्य रहने वाले करण परोपटे नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। ऐसे में यवतमाल में एक बार फिर गैंगवार भड़कने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कपास व्यवसाय के विवाद के चलते वारसी टाकली में 2 गुटों में मारपीट के साथ ही 1 माह पूर्व गोलीबारी हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। इसमें से इलाज जारी रहते समय अब्दुल साकिब अब्दुल गफ्फार नामक व्यक्ति की कल मौत हो गई। वहीं इस हमले में घायल शेख नदीम, शेख मुनीर व एक महिला पर फिलहाल इलाज जारी है। यह गोलीबारी विगत माह 24 मई को घटित हुई थी। स्थानीय सक्करसाद परिसर स्थित जय ट्रेडर्स में परसों रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर तेल के पीपे चुराए थे। इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले आकाश साप सिंह सागर को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर उसके पास से सोयाबीन तेल के 24 पीपे, 5 किलो की 3 कैन, राइस ब्रांड की 5 किलो की 1 कैन, इस तरह 63,930 रुपए का माल जब्त किया। वहीं उसका एक साथी फिलहाल फरार बताया गया है। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत माधवनगर परिसर निवासी प्रदीप माथने के घर पर हुई डकैती का पूरे 7 माह बाद क्राइम ब्रांच शाखा ने पर्दाफाश किया है और इस डकैती में समीर नामक युवक सहित बंटी चौहान को गिरफ्तार किया है। इसमें से समीर नामक युवक वर्ष 2019 में माथने के घर में ही किराए पर रहता था और उसे माथने परिवार के बारे में पूरी जानकारी थी। पता चला है कि समीर को मोर्शी से तड़ीपार किया गया था। इस दौरान वह अमरावती आकर रहा करता था। प्रदीप माथने के घर पर 7 नवंबर की शाम यह लूटपाट हुई थी। ललित कॉलोनी परिसर में रास्ते से पैदल जाने वाली 61 वर्षीय महिला के गले से दुपहिया सवार चोरों ने मंगलसूत्र झपट लिया। यह घटना कल बुधवार की शाम 7 बजे के दौरान घटित हुई, जिसमें उषा मनोहर दरियापुरकर नामक महिला के गले से चेन स्नेचिंग की गई। परतवाड़ा के देवमाली परिसर अंतर्गत केदारनगर में रहने वाली 34 वर्षीय महिला व 10 वर्षीय बेटी पर तीक्ष्ण हथियार से हमला करते हुए उन्हें जान से मारने का प्रयास करने की घटना घटित हुई। परतवाड़ा बस डिपो में बतौर कंडक्टर कार्य करने वाली ज्योति बालू सरदार नामक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उसके पति बालू सरदार को शराब की लत है और वह हमेशा उसके चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ मारपीट करता था। 20 जून को भी उसका पति घर पर शराब पीकर आया और उसके साथ विवाद करने लगा। इसी बीच उसने चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और कान के नीचे व गाल पर चाकू से वार करते हुए दाहिने हाथ पर भी चाकू चलाया। इसी समय घर में मौजूद ज्योति की बेटी आस्था पर भी बालू सरदार ने चाकू चलाया, जिसमें आस्था भी बुरी तरह से घायल हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।